समाज टाइम्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं समाज टाइम्स इंडिया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए ताकि तमाम खबरों से आप बाखबर हो सकें। यहाँ पर जमा होकर बिहार की आवाम को पैगाम दे रहे हैं और यहाँ पर आप का जमा होना भारत की अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम अक़लियतों को आप एक पैगाम दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस पार्लियामेंट के इलेक्शन से हम यहाँ पर सिर्फ अख्तरुल ईमान को कामयाब नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बिहार में अल्पसंख्यक समाज की क़ियादत को मजबूत करने जा रहे हैं। मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे यकीन है कि इस पार्लिमानी इलेक्शन में अख्तरुल ईमान साहब की कामयाबी आप तमाम की दुआओं से, आपके वोट से और अल्लाह के फजल करम से होगी। और जैसा कि अभी यहाँ पर आफ्ताब साहब और अख्तर साहब ने कहा कि हमको अपनी एक सियासी क़ियादत को मजबूत करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की पार्लियामेंट में 306 बीजेपी के एमपीज हैं और भारत की पार्लियामेंट में 540 के करीब लोकसभा के एमपीज हैं। नरेंद्र मोदी को मैंने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा खड़े होकर ये कहते हुए सुना कि छाती पर हाथ मारकर मोदी कहते हैं कि इस देश का सबसे बड़ा ओबीसी नेता मैं हूं। ये भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है इस देश का सबसे बड़ा ओबीसी नेता मैं हूं। आपने सुना कि राजद की तरफ से लालू प्रसाद यादव और अब तेजस्वी कहते हैं कि यादवों के हम सबसे बड़े नेता हैं। नीतीश कुमार पिछले 15 साल से कह रहे कि हम कुर्मी और कुशवाहा के नेता हैं। रामविलास पासवान जब तक दुनिया में जिंदा थे, अब उनके फर्जन ये कहती है कि हम पासवान के नेता हैं। मांझी साहब ये कह रहे हैं कि हम मांझियों के लीडर हैं। कुशवाहा साहब ये कह रहे हैं कि हम कुशवाहा के लीडर हैं। बीजेपी में जो राजपूत के नेता है कह रहे हैं कि हम राजपूतों के नेता हैं। जो भूमिहार है वो कह रहा है कि हम भूमिहार के नेता हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जब सब कहा जाता है, कोई भी उन पर फिरका परस्ती का इल्जाम नहीं लगाता। जब मोदी कहता है मैं ओबीसी का नेता हूं, कोई ये नहीं कहता कि ये बी टीम है। जब लालू से लेकर तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि हम यादवों के नेता हैं, तो कोई उनको बी टीम नहीं कहता, वोट कटवा नहीं कहता। जब ये तमाम नेता जिनके नाम मैंने आपके सामने रखे, ये सब ये कहते हैं कि हम अपनी अपनी बरादरी के समुदाय के नेता हैं, तो कोई उन पर इल्जाम नहीं लगाता बी टीम है। और जब असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर कहता है कि मैं सीमांचल की जमीन पर बसने वाले गरीब और मजलूमों की इंसाफ की लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी। अख्तरुल ईमान और आफ्ताब साहब यहाँ पर एक क़ियादत बनाएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, तो सब मिलकर कहते हैं कि देखो ये वोट काटने के लिए आ रहा है। मेरे भाई बताइए, पिछले लोकसभा के चुनाव में 2019 के लोकसभा के चुनाव में बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हम एक लड़े, तब भी नहीं कामयाब हुए और बाकी तमाम सीट पर एनडीए बीजेपी नीतीश कुमार जीत गए। कौन जिम्मेदार है इसका, आप बताइए। कांग्रेस 400 के करीब सीट लड़ी, 50 के करीब उनके एमपी जीत कर आए, इसका जिम्मेदार मैं हूं क्या? हम तो 3 लोकसभा की सीट लड़े
हैदराबाद की आवाम को सलाम, जिन्होंने हमको कामयाब किया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। औरंगाबाद की आवाम को सलाम, जिसने 21 साल के शिवसेना के एमपी को हराकर इम्तियाज जलील को कामयाब किया। मैं 3 लोकसभा की सीट लड़ता हूं और सारे के सारे मिलकर मुझे गाली देते हैं, इल्जाम लगाते हैं मुझ पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, भारत की राजनीति में अगर आपको नाइंसाफी खत्म करना है, इंसाफ को हासिल करना है, अपने हक को हासिल करना है, तो जिस तरह आज आप इस जनता की सरजमीन पर हजारों की तादाद में जमा हुए, याद रखिए, अगर आप 26 तारीख को पूरा किशनगंज एक होकर अख्तरुल ईमान को कामयाब करेगा, तो अख्तरुल ईमान की इनफरादी या जात की कामयाबी नहीं होगी, वो आपकी कामयाबी होगी, आपकी फिक्र की कामयाबी होगी और सीमांचल की कामयाबी होगी। ये काम आपको करना है। आपने बरसों सबको वोट दिया, मगर कभी आपने अपनी क़ियादत को मजबूत किया, कभी आपने अपने नेता को बनाया, कभी आपने अपनी आवाज को बनाया कि वो आवाज जाकर लोकसभा में आपके लिए लड़े, आपकी तकालीफ का जिक्र करे। मगर नहीं, हमको ये बोल दिया गया कि आप सिर्फ वोट डाल सकते हो, आप लालू की खिदमत करो, नीतीश की खिदमत करो, अब उनके बेटे की खिदमत करो। अरे कांग्रेस का आप कब से साथ दे रहे हैं, बताओ मुझे। जब से मुल्क आजाद हुआ, जब से तो हम कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, क्या मिला बताओ। अगर कांग्रेस इंसाफ करती तो क्या सच्चर कमेटी के रिपोर्ट झूठी होती? अगर कांग्रेस इंसाफ करती तो हम बाबरी मस्जिद नहीं खोते। याद रखो, जीबी पंत मुख्यमंत्री थे 1949 में, जब बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर उसकी बेहुरमती की गई, ताले खोले गए, तो कौन मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, बताओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फसादात हुए, भागलपुर का फसाद हुआ। अगर भागलपुर के उस गोभी के खेतों को अल्लाह जबान देगा, तो सुनता की सरजमीन पर आज खड़े होने वाले लोगों से कहेगा कि सुनो, हमको काट कर दफना दिया गया और हमारी लाशों के ऊपर गोभी को उगा दिया गया। किसकी सरकार थी? जब मेरी थी, मैं मुख्यमंत्री था। आज आपको बता रहा हूं कि आज अगर ये समझ रहे हैं कि ये अंधेरा खत्म हो जाएगा फिरका परस्ती का, नहीं मेरे भाई, ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। अगर मैं तुम्हारे सामने झूठ बोलकर चला जाऊंगा तो बड़ी ही नाइंसाफी होगी। इस रात को अगर हमको खत्म करना है, इस अंधेरे में अगर उजाला करना है, एक ही चीज कर सकती है पूरे भारत में। मैं पूरे भारत के मुस्लिम अक़लियत की बात कर रहा हूं। अगर तुम इस फिरका परस्ती के अंधेरे में रोशनी चाहते हो, अगर तुम ये मुस्लिम नफरत को खत्म करना चाहते हो, अगर तुम अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करना चाहते हो, अगर तुम सामाजिक न्याय चाहते हो, तो याद रखो, कोई पार्टी नहीं करेगी। तुमको शमा जलाना पड़ेगा और वो शमा तुमको अपने खून पसीने से जलाना पड़ेगा। और इत्तेहाद की निशानी पर अगर तुम शमा जलाओगे, ये अंधेरा छटना शुरू हो जाएगा। वरना याद रखो, ये चुनाव हो जाएगा, फिर इखलाक मारा जाएगा, फिर पीलू खान मारा जाएगा, फिर जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया जाएगा, फिर बुलडोजर से घर तोड़ा जाएगा, फिर कोई जुलूस में निकलकर मदरसे को जला देगा। अगर तुम सियासी ताकत बनोगे, इत्तेहाद पैदा करोगे, अपनी क़ियादत को बनाओगे, तो ये अंधेरा खत्म होगा। ये अंधेरा उसी वक्त खत्म होगा। मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। वरना यही हम किसी के पैर का फुटबॉल बने हैं, कभी कांग्रेस तो कभी राजद तो कभी नीतीश कुमार। अरे बताओ, फिर हमारी तकालीफ, हमारे हुकूक का कैसे हो हासिल होंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कल नरेंद्र मोदी का भाषण सुना और भाषण में नरेंद्र मोदी ने धमकी दी भारत के मुसलमानों को। क्या कहा भारत के प्रधानमंत्री ने?
कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, हम घुसपैठी हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दौलत लेकर हमको बांट दी जाएगी। मोदी ने कहा, हमारी हिंदू बहनों को मोदी ने झूठ कहा कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो। तुम जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो बिल्किस बानो की अस्मत रेजी किसने की? नरेंद्र मोदी बताओ। हमारी बेटी बिल्किस बानो हामिला है, 3 साल की बेटी उसके साथ है, उसकी मां है, रिश्तेदार है। घर के पड़ोसियों ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी। बिल्किस बानो अपने घर के पड़ोस में जो दुकान थी, उस दुकान से बिल्किस बानो ने चूड़ियां खरीदी। जिसने हमारी बेटी को चूड़ियां बेचा उसने बिल्किस बानो की अस्मत रेजी की। 3 साल की बेटी को कत्ल कर दिया। अरे नरेंद्र मोदी, बताओ किसकी दौलत लूटी गई? मेरी बेटी की, मेरी बहन की दौलत लूटी गई थी। आप मुख्यमंत्री थे, उसको इंसाफ गुजरात में नहीं महाराष्ट्र में मिला। जेल को गए ये जालिम लोग, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको रिमिशन पर छोड़ दिया। बताओ नरेंद्र मोदी, किसकी दौलत छीनी गई थी? किसकी दौलत छीनी गई थी? एहसान जाफरी को जिंदा काट कर जला दिया गया। नरेंद्र मोदी, आप भूल गए? यही एहसान जाफरी ने आपको कई फोन किए थे, साबिका रुकने पार्लिमान, मगर एहसान जाफरी को जिंदा जला दिया गया। आज भी उसकी बेवा जकिया जाफरी इंसाफ के लिए पुकारती है, कोई पूछने वाला नहीं है। भारत के वजीर आजम 133 को जनता के वजीर आजम जो कहते हैं, झूठ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। और आपको याद दिला रहा हूं, मैंने पार्लियामेंट में फरवरी में जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, मेरी तकरीर को उठाकर देख लो। मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि आज भारत का मुसलमान 1930 के यहूदियों की तरह जर्मनी में जो यहूदी थे अपने आप को समझता है। और यहूदियों में जब हिटलर ने यहूदियों को गैस के चैम्बर में डालकर मार दिया, ऐसे ही नहीं डाला, पहले हिटलर ने तकरीर करना शुरू कर दिए यहूदियों के खिलाफ। यही तरह इस तरह तकरीर कर रहे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री, आपको जेब नहीं देता कि आप भारत की इतनी बड़ी आबादी के ताल्लुक से इस तरह की बकवास करें। खुदा ना खास्ता मास्टर आपका एमपी बन गया, और कल यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल आएगा तो मास्टर क्या करेगा? मास्टर बोलेगा, जो बाप बोलेगा वही करूंगा। अगर अख्तर अली ईमान जीत के जाएगा तो अख्तर अली ईमान कहेगा, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, मैं इसको फाड़ कर तेरे मुंह पर फेंकता हूं। मैं अपनी मजहब पर चलूंगा क्योंकि फंडामेंटल राइट मेरा है। अगर जावेद रहेंगे तो बोलेंगे, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से एक ही गुजारिश है कि 26 तारीख के दिन आप अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। ये फिरका परस्ती का अंधेरा पूरे मुल्क को घेर लिया है। ये मुसलमानों से नफरत का तूफान पूरे मुल्क को घेर लिया है। मेरे भाई, अगर आप यहां से अख्तर अली ईमान को कामयाब करेंगे तो आप उस अंधेरी रात में एक जुगनू का काम करेंगे। उस अंधेरी रात में आप एक जुगनू का काम करेंगे और पूरे भारत के गरीबों को एक उम्मीद नजर आएगी कि चलो असदुद्दीन के साथ, इम्तियाज के साथ एक और हमारा शेर गया है। यहां से अख्तर अली ईमान की कामयाबी सिर्फ सीमांचल की आवाम की कामयाबी नहीं होगी, वो गरीब और मजलूम दलितों की कामयाबी होगी। वो गरीब जो पिछड़ा है, जो कमजोर है, उसकी कामयाबी होगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप मुत्तहिद रहिए,
26 तारीख को अपना एक वोट पतंग छाप पर लगाइए। और अगर जिस किसी के पास सेल फोन है उसकी लाइट को खोलिए, पूरे सेल फोन निकालिए, अपनी लाइट को खोलिए। चलो निकालो, लाइट को खोलो, वहां भी खोलिए प्लीज। बड़ा मेहरबानी अख्तर भाई, आपका भी फोन का लाइट खोलो। आफ्ताब साहब, आपका भी लाइट खोला जाए, उधर भी खोलो। अब आप ये तसव्वुर करो कि पूरा अंधेरा है, फिरका परस्ती है, इखलाक, पीलू खान, बाबरी मस्जिद, ये जो तुम रोशनी जलाए हो, ये उम्मीद की रोशनी तुम आज जलाए हो संता की सरजमीन पर। इस रोशनी को पूरे किशनगंज में फैलाओगे आप, पूरे किशनगंज में फैला दोगे आप। 26 तारीख को पतंग को वोट दोगे आप। अख्तर अली ईमान जिंदाबाद, सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद, सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।